बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और प्यारे लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो पेपर है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, उसका जो यूनिट 4 है वह काफी सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। उसमें हमारे पास जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। उसका हम पहला लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें मैंने आप सभी को बता दिया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को कैसे पहचाना जाता है, उसका हम सॉल्यूशन प्रोसेस कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, इन दोनों के एडिशन से ही हमारा सॉल्यूशन मिलता है। ये सभी चीजें मैं बता चुका हूं और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका भी बता चुका हूं, एक टेबल भी बनवा चुका हूं और उसी टेबल के बेस पर अब इस लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसीलिए इन्हें मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, अब चलो यहां पर हम शुरुआत करते हैं अपने सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करना। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमारा टेबल बनवाए थे, अगर आप लेक्चर्स के फॉर्मेट में देख रहे हैं, एपिसोड के फॉर्मेट में, तो जो टेबल मैंने बनवाया था उसी के बेस पर अब हम 5 से 6 क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो यहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है इस लेक्चर का कि d⁴ + 2d³ - 3d² - 4d + 4 × y = 0 हमारे पास है, तो इसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन मैं पिछले ही लेक्चर में करा दिया था, तो अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए यहां पर हम इसके सॉल्यूशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है वो हमारे पास डायरेक्ट ऑक्सिलरी फॉर्म में आ सकता है, तो इसलिए यहां पर हम लिख देते हैं द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। ठीक है, जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वह क्या हो जाएगा, हमारे पास यहां पर मिलेगा d⁴ + 2d³ - 3d² - 4d + 4 = हमारे पास क्या हो जाएगा 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है, इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को, और इसी क्या ही हमें रूट्स निकालना होता है और उन रूट्स के बेस पर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को ऑलरेडी समझा चुका हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग लेक्चर्स देखे भी होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो क्या करते हैं हम, d³ को कॉमन ले लेते हैं, तो अगर d³ कॉमन लिया मैंने तो यहां पर बचेगा d + 2 हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, एंड हमारे पास क्या हो सकता है, यहां पर मैंने d³ कॉमन लिया है तो यहां पर d + 2 मिल रहा है, और यहां पर अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास काम नहीं बन पा रहा है। ठीक है, यानी कि यहां पर इस प्रकार से हमारे पास सोल्यूशन नहीं हो सकता। हम सोच रहे थे कि 2-2 का पेयर बना लेते हैं और उससे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ऐसा सॉल्व होने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, यानी कि हम d-1 इसमें वैल्यूज रखते हैं। तो d-1 अगर रखेंगे तो यानी कि d = 1 हमें रखना पड़ेगा, तो यहां पर 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -3 होगा, तो 1 + 2 यानी कि हमारे पास 3 और -3 हमारे पास कैंसिल आउट हुआ, तो यहां पर 0 हो गया। यहां पर -4 मिल रहा है, यहां पर +4 मिल रहा है, यानी कि 0 हमारे पास एक केस मिल रहा है। यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं कि हमारे पास d-1 जो है वह इस इक्वेशन का एक रूट हमें मिल चुका है, d = 1। ठीक है, तो उस रूट्स के द्वारा हम इसके और भी रूट्स को निकाल सकते हैं। तो यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर d³ लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ये मिल जाएगा, ये एक्स्ट्रा मिलेगा, तो यानी कि -3 यहां पर -d³ मिलेगा तो +d³ हम कर लेंगे, एंड प्लस हमारे पास 2d³ है ही, एंड -3d² - 4d एंड +4 = 0। ठीक है, ये हमारे पास मिल जाएगा। आप लोगों को वैसे भी ये मेथड आपको पता ही होगा, क्योंकि ये आप लोग 6, 7, 8 में भी पढ़े होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले स्टेप पर। यहां पर मैं करता हूं d³, यहां पर हमारे पास मिल गया d-1, यहां पर जब हम इसका एडिशन करेंगे तो हमारे पास होगा 3d³ एंड यहां पर हमारे पास -3d² -4d एंड +4 = 0 हो रहा है। यहां पर क्या करता हूं मैं, d³ हमारे पास हो चुका है, d-1 हमारे पास हो जाएगा, यहां से हम क्या करेंगे 3d² हम कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या d-1, यहां से हम क्या करते हैं -4 को कॉमन ले लेते हैं, d-1 बचा = 0, यानी कि यहां से हमारे पास क्या मिल गया, एक रूट तो हमारे पास d-1 मिल गया, सभी में से कॉमन हो गया तो हमने कॉमन ले लिया। यहां पर d³ मिल गया, यहां पर +3d² मिल गया और यहां पर -4 मिल रहा है, = 0। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसे भी हमें सॉल्व करना है। ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, यानी कि 4 घात का यह इक्वेशन है, तो यानी कि इसके 4 रूट्स मिलने वाले हैं। तो एक रूट तो हमारे पास मिल जाएगा और इससे हमारे पास 3 रूट मिलेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। d-1 हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि किसके लिए वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, इसको हम पहले चेक करते हैं। तो अगर चेक करने का तरीका वही है, पहले हम रखते हैं d-1 = 0, यानी कि d = हमें 1 रखना है। तो अगर 1 रखूंगा तो हमारे पास यहां पर भी 1 होगा, यहां पर भी 1 होगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 + 1 यानी कि हमारे पास 4 मिल रहा है, तो +4 और -4 यानी कि 0 के बराबर हो रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है d-1, यानी कि फिर से इसका एक रूट हमारे पास d-1 मिलने वाला है। तो यहां पर d² मैंने कर दिया और d-1 हमने रख दिया, इसका जगह पर हमने ये किया। ठीक है, अब देखो यहां पर
पर डी क्यूब मिल रहा है और ये डी माइनस डी स्क्वायर एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इसे कैंसिल आउट करने के लिए प्लस डी स्क्वायर हम ले आएंगे एंड यहाँ पर हमारे पास 3d स्क्वायर माइनस 4 रहेगा ही रहेगा एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास d माइनस 1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एंड ये d माइनस 1। अब इन दोनों का जब एडिशन करूंगा तो हमारे पास 4d स्क्वायर मिलेगा और हम क्या करते हैं 4 और कुछ मिस्टेक तो नहीं ना है और कहीं कुछ मिस्टेक्स तो नहीं ना है यहाँ पर हमारे पास, हाँ यहाँ पर लगता है मिस्टेक मैंने कर दिया है, नहीं सही है 3d स्क्वायर, तो यहाँ पर ये d क्यूब बन जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास 3d स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर -4 हम कॉमन लिए तो d माइनस 1 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें बनाना है d, ठीक है, d माइनस 1 हमें बनाना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर तो हमारे पास 4d स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पर चलो यहाँ पर 4d स्क्वायर माइनस 4 ये हमारे पास मिल रहा है इज इक्वल टू हमारे पास 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब अगले स्टेप पर ध्यान दीजिए हम क्या करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है d माइनस 1, ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास d स्क्वायर हो जाएगा, d माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से हम 4 को कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या d स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, d स्क्वायर माइनस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं d प्लस 1 एंड d माइनस 1 भी लिख सकते हैं और ये हमारे पास बन गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से हमें d माइनस 1 कॉमन मिल जाएगा इसलिए मैंने ऐसा बना लिया, तो d माइनस 1 यहाँ से मिल गया और यहाँ से भी हम d माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, बच क्या रहा है हमारे पास d स्क्वायर प्लस 4 एंड हमारे पास d मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं मल्टीप्लीकेशन भी कर रहा हूँ, 4 इंटू डी प्लस 1 बचेगा तो मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो 4d प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है यानी कि द्विघात समीकरण बनना है, तो इसका भी हमें रूट्स निकालना है। चलो रूट्स मैं निकालता हूँ, तो d माइनस 1 एक मिल गया, d माइनस 1 एक रूट मिल गया। अब अगर ध्यान से देखो तो d स्क्वायर एंड हमारे पास 2 का स्क्वायर का यह फार्मूला बन रहा है। ठीक है, यानी कि d यहां से अगर ध्यान से देखो तो d प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो d स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस 2 इंटू d हमारे पास हो जाएगा यानी कि 4d हमारे पास मिल रहा है। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रूट्स मिलेंगे वो हमारे पास मिल रहे हैं, एक 1 हो जा रहा है, दूसरा भी हमारे पास प्लस 1 हो रहा है, तीसरा अगर यहां पर ध्यान से देखा जाए तो d प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि हमारे पास d प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड d प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से हमारे पास दो रूट्स मिल रहे हैं -2 ठीक है, अब देखो हमारे पास जो दिया गया इक्वेशन था वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था यानी कि 4 घात का समीकरण था और इसलिए हमारे पास 4 रूट्स मिलने थे जो कि मिल चुके हैं। ठीक है, तो इसमें अगर ध्यान से देखो आप लोग तो आपको पता चलेगा कि ये जो दो रूट्स हैं वो रिपीटेड रूट्स हैं, ये दो रूट्स जो हैं ये भी रिपीटेड रूट्स हैं और साथ ही साथ ये दो रूट्स इन दोनों रूट्स से डिफरेंट भी हैं। तो मैंने आप सभी को बताया था कि अगर हमारे पास दो रूट्स रिपीटेड रूट्स होते हैं तो उस सिचुएशन में हम किस प्रकार उनके सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की सहायता से ऑक्सिलरी इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास डी के रूट्स मिल जाते हैं तो हम अपने सोल्यूशन को लिख सकते हैं। मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो इसका अगर हम सोल्यूशन लिखने का प्रयास करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देन द सोल्यूशन इज, हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वह क्या होगा, सोल्यूशन इज, हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वह y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा c1 प्लस हमारे पास होगा c2 एंड यहाँ पर x आएगा एंड e रेज टू द पावर, मैं आप सभी को बता चुका हूं अगर इन दो रूट्स के लिए हम बात कर रहे हैं तो 1 इंटू एक्स होगा यानी कि x मिल जाएगा एंड प्लस यहाँ पर भी हमारे पास रिपीटेड रूट्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा c3 प्लस हमारे पास हो जाएगा c4 इंटू एक्स एंड e रेज टू द पावर हमारे पास हो जाएगा -2x। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ये आप सभी लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर हमारे पास डिफरेंट रूट्स होते हैं तो उनका हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। ये हमारे पास एक काफी अच्छा क्वेश्चन था, कई बार आप सभी के एग्जाम में पूछा भी गया है तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा भी दिया। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। लेट अस सपोज कि अगर 1 1 1 हमारे पास 3 रूट्स हमारे पास 1 हो जाते तो यानी कि 3 रूट्स हमारे पास क्या है, रिपीटेड रूट्स हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, c1 प्लस c2 x प्लस c3 x स्क्वायर इंटू e रेज टू द पावर x हो जाता है, क्योंकि हमारे पास a जो हमारे पास यहाँ पर x का कॉफिशिएंट होता है वो हमारे पास 1 है। ठीक है, एंड हमारे पास केवल एक ही रूट इधर बचता, c4 इंटू e रेज टू द पावर -2x मिलता। ठीक है, मैं आप सभी को समझा चुका हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग इन चीजों को समझ भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमने अपने इस लेक्चर में पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जितना भी मैंने आप सभी को टेबल में बताया था, 7 पॉइंट आई थिंक लिखवाया था आप सभी को, तो उन 7 पॉइंट्स पर आप सभी को मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं। 2 टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं, बढ़ते हैं अपने तीसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहां पर क्या बात बोली जा रही है, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है कि सॉल्व करिए डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे ही राइट हैंड साइड हमारे पास 0 आ गया यानी कि इसमें हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 0 हो जाएगा। हमें केवल कितना पता करना है, हमें केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता करना है। तो कैसे पता करेंगे उसके लिए मैं प्रोसेस समझा चुका हूं। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं इस पर। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज,
हमारे पास इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वह क्या होगा, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी सहायता से हमें क्या करना है, डी के रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम 2 ही रूट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 × 2 तो हमारे पास 4 होगा लेकिन 6 नहीं बनेगा, एंड सब्ट्रैक्शन हमें करना नहीं है, एडिशन के ही बेस पर करना है। ठीक है, तो यहां पर हम नॉर्मल प्रोसेस से नहीं निकाल सकते, हमें यहां पर श्रीधराचार्य फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो श्रीधराचार्य फार्मूला कहता है डी इज इक्वल टू हमारे पास होता है माइनस बी, तो बी का हमारे पास वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, तो -6 हो जाएगा एंड प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा एंड माइनस 4ac, तो यहाँ पर हमारे पास 4 × 4 एंड हमारे पास 1 यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास 16 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले स्टेप में हम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक स्टेप में और लिख देता हूँ, 6 का होल स्क्वायर इधर रहेगा एंड अपॉन में हमारे पास 2 × a, तो a का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास -6 मिला एंड प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा 36 एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 एंड अपॉन में हमारे पास कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर -6 मिला, प्लस माइनस अगर इसका सब्ट्रैक्शन किया जाए तो 6 में से 6 का सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा एंड 3 में से हमारे पास 1 का सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यही तो मिल रहा है, यही मिल रहा है शायद, यहाँ पर 6 × 6 - 6 0 एंड 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारे पास इसका तो हम निकाल सकते हैं -6 अपॉन में 2 एंड प्लस माइनस अंडर रूट 20, तो अंडर रूट 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5। ठीक है, 4 × 5 = 20, तो यहाँ पर हमारे पास 4 × 5 मिलेगा, तो हम 4 को भी बाहर ले लेते हैं, तो यानी कि हमारे पास 2 हो जाएगा बाहर, 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा और अपॉन में हमारे पास 2 मिल ही रहा है। तो ये 2 हमारे पास 6 को कैंसिल आउट करेगा, 3 बचेगा और ये 2 हमारे पास इस 2 को कैंसिल आउट करेगा एंड बच क्या रहा है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट हमारे पास 5 मिल रहा है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। हमारे पास जो d के 2 वैल्यूज हैं वो क्या क्या मिल रहे हैं, d का एक वैल्यू हमारे पास मिल रहा है -3 प्लस अंडर रूट 5, दूसरा वैल्यू हमारे पास मिल रहा है -3 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, अब आप सभी को जो मैं टेबल बनवाया था जिसमें मैंने बताया था कि हमारे पास रूट्स जब मिलेंगे तो उन रूट्स के हम नेचर के बेस पर उनके सॉल्यूशंस को लिखते हैं दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास रूट्स है, अगर रूट्स को ध्यान से देखो तो मैं आप सभी को ऐसा रूट्स तब लिखवाया था जब हम इर्रेशनल का केस डिस्कस किए थे। तो इर्रेशनल के केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन लिखने का प्रोसीजर है उसी पर ही अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन को चलिए हम लिखते हैं। then the solution is हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वह क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, then the solution is। अब देखो मैं आप सभी को बताया था कि अगर हमारे पास अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा के फॉर्म में हमारे पास रूट्स आते हैं तो इन्हें हम इर्रेशनल रूट्स कहते हैं। तो इसके लिए आई थिंक मैं आप सभी को 2 प्रकार के सॉल्यूशन लिखवाया था कि कैसे किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोनों ही प्रकार का मैंने लिखवाया भी होगा। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो एक सॉल्यूशन हमारे पास ये मिल सकता है, y = c1 e⁻⁴ अल्फा x, तो अल्फा की जहां पर हमारे पास कितना है, -3 है, तो -3x हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, -3x हो जाएगा एंड हमारे पास क्या मिलेगा, कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा। ठीक है, तो अंडर रूट बीटा यानी कि हमारे पास हो गया अंडर रूट 5। ठीक है, एंड इंटू x हमारे पास होगा, ओके, एंड हमारे पास प्लस c2 हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। एक ये सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन अगर लिखना चाहो तो ये भी हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा, y = c1 e⁻⁴ तो अल्फा की जहां पर -3x हो जाएगा एंड हमारे पास cos हाइपरबोलिक x की जहां लिखने के बजाय हम sin हाइपरबोलिक वाला यूज कर सकते हैं और यहां पर हमारे पास अंडर रूट बीटा यानी कि अंडर रूट 5 × x एंड प्लस c2 हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। हमारे पास इन दोनों प्रकार के सॉल्यूशंस को हम लिख सकते हैं इस प्रकार के रूट्स अगर मिलते हैं तब। एक और प्रकार का सॉल्यूशन भी लिखा जा सकता है तो उसे भी मैं बता देता हूं। एक और प्रकार का सॉल्यूशन होता है कि y = e⁻⁴x, तो अल्फा की जहां पर हमारे पास हो गया -3x एंड हमारे पास मिलेगा c1 cos हाइपरबोलिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, c1 cos हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा, तो अंडर रूट हमारे पास 5 और इंटू x हो जाएगा एंड प्लस हमारे पास होगा c2, यहाँ पर तो हमने c1 का उपयोग कर लिया और हमारे पास दूसरा कांस्टेंट आएगा c2 एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एंड अंडर रूट 5 इंटू x हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों प्रकार के सॉल्यूशंस को लिखा जा सकता है। आप चाहे किसी एक सॉल्यूशन को ही प्रेफर करिएगा। एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में तीनों सॉल्यूशन मत लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई एक ही सॉल्यूशन लिखिएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तीनों सॉल्यूशन लिख देंगे तो हो सकता है एग्जामिनर नंबर काट ले। ठीक है, तो इसलिए कोई एक ही सॉल्यूशन लिखिएगा। अब यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा कि ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं जब हमारे पास इर्रेशनल रूट्स मिलते हैं तब। ठीक है,
तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमने अपने 2 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब चलिए हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चन पर, और यह बात ध्यान में रखिएगा कि मैं आप सभी को टोटल आई थिंक 6 टाइप के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को लिखवाना सिखवाया था कि अगर हमारे पास 6 टाइप के रूट्स मिलते हैं तो उसी का हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन उसी के बेसिस पर ही आप सभी को मिलेगा, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं बनता, यह बात ध्यान में रखिएगा। यही पूरा संपूर्ण ज्ञान ही है, आप सभी को मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। ठीक है, और इन 6 प्रकार में से 2 प्रकार तो हमारे पास सेम थे, क्योंकि उसमें हमारे पास रिपीटेड रूट्स का कॉन्सेप्ट उपयोग हुआ था, तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और बचे हुए हमारे पास 2 टाइप्स और केवल बच रहे हैं, यानी कि हम 2 क्वेश्चन को और डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे सामने उसमें पहला क्वेश्चन। ठीक है, और इस लेक्चर का तीसरा क्वेश्चन। यहां पर क्या बात बोली जा रही है कि d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस 4 इंटू dy बाई dx प्लस 13y इज इक्वल टू 0 हमारे पास दिया गया है, उसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अगर इसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास राइट हैंड साइड 0 है या नहीं है। अगर राइट हैंड साइड 0 है, यानी कि हमारे पास जो इसका जनरल सोल्यूशन होगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही होगा, इसमें हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल का उपयोग नहीं करना है, वो 0 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या करने वाले हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में हमें यह लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है इसे हमें डी के फॉर्मेट में लिखना है। तो दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है, कैन बी रिटन एज, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहां पर हमारे पास बन जाएगा d2y प्लस हमारे पास 4 इंटू डी वाई एंड प्लस 13y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल चुका है जिसे हम कह रहे हैं कि हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिख सकते हैं। देन दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा उसे हम लिख सकते हैं। अब ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा उसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा d2 प्लस 4d एंड प्लस 13, ये हमारे पास बना, एंड यहाँ पर हमारे पास y मिलेगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और बात हमें डिस्कस करनी पड़ेगी, एक सेकंड, यहाँ पर तो ये हमें लिखना जरूरी था ना। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन अभी हम नहीं लिखने वाले हैं, यहाँ पर मैं इसे इरेज करता हूँ। अब अगले स्टेप में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसको पहले बनाना पड़ता है। ओके, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो गए, चलो कोई बात नहीं। अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन पर बात करने वाले हैं। देन दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमारे पास y नहीं होता, ये बात आप सभी को समझ जाना है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमारे पास केवल इतना ही उपयोग किया जाएगा, यानी कि डी स्क्वायर प्लस 14d एंड प्लस 4d एंड प्लस 13 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, इसका ही हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, डी के हमारे पास रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो ये हमारे पास है कौन सा, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिलते हैं, 2 रूट्स मिलते हैं। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, हमें पहले अगर ध्यान से देखा जाए तो 13 को हमें कुछ इस प्रकार से बनाना है कि एडिशन के फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करते हुए एडिशन करते हुए 4 बन जाए और मल्टीप्लाई करते हुए 13 बन जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमें श्रीधर 4 लगाना ही पड़ेगा। तो श्रीधर 4 महोदय कहते हैं कि d इज इक्वल टू हमारे पास होता है -b, तो -4 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, यानी कि 4 चौक 16 हो जाएगा, एंड माइनस 4 इंटू ए सी, तो 4 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास है 1 और 13 हमारे पास है, तो 13 चौके 52 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, एंड अपॉन में 2 इंटू ए, तो हमारे पास हो जाएगा 2, क्योंकि ए इज इक्वल टू हमारे पास है 1। ठीक है, अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो -4 एंड प्लस माइनस, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। बात तो ये है कि यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 मिलेगा, एंड यहाँ पर हमारे पास है 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो अंडर रूट हमारे पास क्या मिला, -36 मिल रहा है, एंड अपॉन में हमारे पास 2 मिल रहा है। सॉल्व करते हैं तो -4 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस अगर यहाँ पर हम देखें तो अंडर रूट -1 मिलेगा, तो वो बन जाएगा हमारे पास आयोटा, और अंडर रूट 36 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास हो गया -2 एंड प्लस माइनस आयोटा, एंड यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है 3, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस माइनस 3 आयोटा हमारे पास मिल रहा है, प्लस -2 एंड प्लस माइनस 3 आयोटा हमारे पास मिल रहा है। ये हमारे पास डी का वैल्यू हुआ। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, यानी कि हम अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमारे पास 2 रूट्स मिल चुके हैं। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो हमारे पास रूट्स हैं ये हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, क्या यह रेशनल रूट है? नहीं है, क्योंकि यहां पर आई हमारे पास मेंशन है। अगर यह रेशनल रूट होता तो अंडर रूट के फॉर्मेट में भी होता। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और साथ ही साथ अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आयोटा के फॉर्मेट में है, यानी कि यह इमेजिनरी रूट है। तो अब इमेजिनरी रूट को हम सॉल्व करने का तरीका आप सभी को बता चुके हैं कि जब हमारे पास इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं तो उसका हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। तो चलिए अब हम सोल्यूशन लिखने का तरीका भी दिखा देते हैं। देन द सोल्यूशन इज, ठीक है, देन द सोल्यूशन
इज हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो एक्चुअली जनरल सोल्यूशन है। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू ई, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा C1 एंड e रेज टू द पावर अल्फा x। तो अल्फा हमारे पास क्या है -2, ये हमारे पास है अल्फा एंड प्लस माइनस आयोटा बीटा के फॉर्मेट में ये लिखा गया है। तो अल्फा की जहां पर हमारे पास है -2 एंड x हो जाएगा, एंड वहां पर हमारे पास मिल रहा था, मैं आप सभी को बताया हूं, टेबल आप लोग देखेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा cos, और यहां पर लिखा जाएगा बीटा, तो बीटा के फॉर्मेट में हमारे पास 3 है, 3 इंटू एक्स एंड प्लस हमारे पास C2 कांस्टेंट आएगा। ये एक प्रकार का सोल्यूशन हुआ। दूसरा हमारे पास सोल्यूशन मिलेगा y इज इक्वल टू C1 e रेज टू द पावर -2x एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा साइन, एंड यहाँ पर हमारे पास मिलेगा बीटा यानी कि 3x एंड प्लस हमारे पास हो जाएगा C2। ये हमारे पास एक प्रकार का सोल्यूशन हुआ। एक और प्रकार का सोल्यूशन हमारे पास होता है, आई थिंक अब नीचे लिखूंगा तो आएगा नहीं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक और प्रकार का सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से हमारे पास मिल जाएगा कि y इज इक्वल टू हमारे पास तीसरा सोल्यूशन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तीसरा सोल्यूशन हमारे पास मिलेगा e रेज टू द पावर अल्फा x, तो अल्फा हमारे पास है -2, तो -2 इंटू एक्स हो जाएगा, एंड हमारे पास मिलेगा C1 cos एंड बीटा x, तो हमारे पास बीटा हमारे पास क्या है 3 और x हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात बोल रहा हूं। और यहाँ पर हमारे पास C2 हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास sin 3x हो जाएगा, और ये सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए यहाँ पर मैं इन सभी चीजों को डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया सोल्यूशन। तो ये 3 प्रकार के सोल्यूशंस हमारे पास मिले, ठीक है। अब इन प्रकार के जो सोल्यूशंस हमारे पास मिल रहे हैं, इनमें से हम एग्जाम में कोई एक ही सोल्यूशन लिखेंगे। मैं आपको तीनों ही सोल्यूशन लिखकर दिखा दे रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में कोई एक ही सोल्यूशन लिखकर आ जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली याद नहीं रह जाता, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलिए एक और टाइप हमारे पास बचा है, उस पर भी हम अपने न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक और प्रकार के रूट्स यहाँ पर हमारे पास मिलने वाले हैं। ये कुछ आप सभी के सामने कुछ खास प्रकार का क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर क्या बात बोला जा रहा है, d रेज टू द पावर 4 माइनस 4d क्यूब प्लस 4d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू हमारे पास 0 दिया गया है, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। अब कैसे सोल्यूशन निकालेंगे समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो अगर सोल्यूशन के लिए बात किया जाए तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन को, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वह क्या हो जाएगा, d रेज टू द पावर 4 माइनस 4d क्यूब एंड प्लस 4d स्क्वायर माइनस 8d, ठीक है। क्या होगा, -8d हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास +4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या मिला, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पर हम कुछ खास प्रकार से चीजों को कर दें, ठीक है। देखो नॉर्मल तौर पर अगर हम इसे सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं तो अगर d-1 हम रखते हैं तो यानी कि हमारे पास d इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल रहा है -3 एंड यहाँ पर +4 हो जाएगा, तो -4 + 4 कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 1 मिल रहा है, तो 1 इंटू 1 एंड +4 हमारे पास हो रहा है 5 एंड यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है -8, तो यानी कि बात नहीं बन पा रही है। यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 16 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 चौके 32 और यहाँ पर 8 2 दूना 4 और 4 चौके 16, तो ये 16 और ये 16 जुड़ जाएगा 32 हो जाएगा, और ये हमारे पास 32 कैंसिल आउट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी हम 2 रखेंगे तो ये हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर पा रहा हो, ठीक है। ना तो 1 दिख रहा है, ना तो 2 दिख रहा है, और ना ही 3 इसमें दिख रहा है, ना तो -1 दिख रहा है, ना तो -2 दिख रहा है, ना तो -3 ही दिख रहा है जो इसको सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। तो जब ऐसा केस बनने लग जाता है तो इस सिचुएशन में इस बात का ख्याल रखना कि हमारे पास जितने भी रूट्स मिलेंगे वो सभी के सभी हमारे मिलने वाले हैं इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। उसमें हमारे पास कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो हम क्या बना सकते हैं, सोचने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है d रेज टू द पावर 4, यहाँ पर हमारे पास 4d क्यूब, यहाँ पर हमारे पास है 4d स्क्वायर, यहाँ पर है -8d + 4। एक चीज अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है। क्या फार्मूला बन रहा है कि हमारे पास d स्क्वायर एंड हमारे पास बन रहा है प्लस नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर -8d लिखा गया है, तो यहाँ पर बनेगा -2d एंड +2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 0 बन रहा है। ये हम इतना लिख सकते हैं, चाहे तो आप लोग एक्सपेंड करके देखिए। तो यहाँ पर अगर हम d स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा d रेज टू द पावर 4, -2d स्क्वायर को एक्सपेंड -2d को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा +4d स्क्वायर, तो 4d स्क्वायर भी मिल रहा है, प्लस हमारे पास 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 मिलेगा, तो 4 भी मिल रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या करना है, +2 इंटू d स्क्वायर इंटू -2d, तो यानी कि माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 से 2 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और d क्यूब मिलेगा, तो यानी कि -4d क्यूब भी मिल रहा है। यहाँ पर अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -8d मिल जा रहा है,
ठीक है, यानी कि हमारे पास ये वाला प्रोसेस मिल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो अब ये प्रोसेस अगर हमारे पास मिल चुका है, यानी कि हमारे पास डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू, डी स्क्वायर माइनस टू डी, ठीक है, माइनस टू डी प्लस टू, एंड हमारे पास डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू इज इक्वल टू हमारे पास 0 होगा। तो अब इन दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा, रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो फिलहाल हम चाहे जिसका भी रूट्स निकालें बात एक ही होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही हमारे इक्वेशन बन रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट हम अपने सीधाचार फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो डी इज इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस टू ऑलरेडी है तो बन जाएगा प्लस टू, एंड प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस 2 इंटू हमारे पास a इंटू सी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बन रहा है 4 इंटू a इंटू सी होता है ना, तो 4 यानी कि हमारे पास 4 हो जाएगा और इंटू सी यानी कि हमारे पास हो जाएगा 8, ठीक है, एंड अपॉन में हमारे पास क्या मिलेगा 2 इंटू a यानी कि 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 1 बचेगा, प्लस माइनस अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मिल रहा है -4, ठीक है। तो -4 में हमारे पास अंडर रूट -1 यानी कि आयोटा बन गया, और अगर हमारे पास अंडर रूट 4 मिल रहा है यानी कि 2 बनेगा, और 2 से 2 हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि d इज इक्वल टू हमारे पास केवल इसके लिए हमारे पास 1 प्लस माइनस आयोटा मिला, और इसके लिए भी इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 1 और प्लस माइनस आयोटा मिलेगा, ठीक है, यानी कि हमारे पास d के 4 रूट्स हमने निकाल लिए अपने दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन से, और यह एक हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसलिए हमारे पास 4 रूट्स मिल गए। अब इन चारों रूट्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें हमारे पास ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू हमारे पास मिल रहा है 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, एंड यहां पर हमारे पास 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा मिल रहा है। ये हमारे पास चारों रूट्स मिल रहे हैं। अब इन चारों रूट्स में अगर ध्यान से देखा जाए तो सभी के सभी हमारे पास क्या है, रिपीटेड रूट्स हैं, ठीक है, ये और ये एक दूसरे का रिपीटेशन है, ये और ये एक दूसरे का रिपीटेशन है, यानी कि यहाँ पर रिपीटेड रूट्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। और साथ ही साथ अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी रूट्स भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यानी कि हम रिपीटेड रूट्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इमेजिनरी रूट भी है, और उसमें बोला गया था कि रिपीटेड एंड रियल रूट होना चाहिए। तो अगर हमारे पास रिपीटेड एंड इमेजिनरी रूट होता है तो इसके लिए भी मैं अलग से एक केस बताया था कि उस सिचुएशन में हमारे पास जो सोल्यूशन होता है, देन द सोल्यूशन इज, हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वह क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, इस सिचुएशन में जो हमारा सोल्यूशन होगा वो y इज इक्वल टू हमारे पास होता है e रेज टू द पावर अल्फा, ठीक है। तो e रेज टू द पावर अल्फा की जहां पर हमारे पास है 1, तो अल्फा यानी कि x हो जाएगा, अल्फा इंटू x होता है तो 1 इंटू x हो जाएगा, फिर हमारे पास अंडर रूट, और यहां पर हमारे पास मिलेगा c1 प्लस हमारे पास c2 x हो जाएगा एंड इंटू कॉस x हो जाएगा। अगर यहां पर हमारे पास इमेजिनरी रूट नहीं होता तो हम कॉस x नहीं लिखते क्योंकि हमारे पास रिपीटेड रूट्स का कॉन्सेप्ट इतना ही केवल होता है, लेकिन यहां पर हमारे पास साइन x का भी उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास और भी रिपीटेड रूट्स हैं। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा c3 प्लस c4 इंटू x हो जाएगा एंड साइन x भी हमारे पास आ जाएगा, और इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखिएगा कि यहां पर हमारे पास जो x का कॉफिशिएंट है वो है अल्फा, और यहां पर x का जो कॉफिशिएंट है वो है बीटा, ठीक है। तो यहां पर दोनों केसेस में अल्फा इज इक्वल टू 1 है, बीटा इज इक्वल टू 1 है, इसलिए हमारे पास दोनों ही केसेस में x का जो हमारे पास कॉफिशिएंट मिला है वो 1 मिल चुका है, ठीक है। लेकिन यहां पर अल्फा है और यहां पर हमारे पास बीटा कॉफिशिएंट का उपयोग किया गया है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार नहीं पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आप सभी को आई थिंक 2016 और 2018 में किसी यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी करा दिया है, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। हमने अपने इन लेक्चर्स की सहायता से यह समझ लिया कि अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट अगर आता है तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। अब अगले लेक्चर से हम सीखेंगे कि हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन सभी लेक्चर्स को चेकआउट कर लीजिए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।